नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अनुच्छेद लेखन। देखिए, अनुच्छेद लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि परीक्षा में जब ये पूछा जाता है तो आपको अनुच्छेद लेखन करना आना चाहिए। अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से करते हैं, कैसे वहाँ पर जो वाक्य निर्माण है किसी विषय को लेकर आप कर सकते हैं, इत्यादि विषय के बारे में आज हम जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। अनुच्छेद लेखन किसी शीर्षक को लेकर उस पर निश्चित शब्दों में एक प्रभावी वाक्य समूह लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। देखिए, कोई भी एक निश्चित विषय जब दिया जाता है उस पर प्रभावशाली शब्दों के प्रयोग के द्वारा जब आप एक रचना लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन निबंध का छोटा रूप होता है। देखिए, निबंध जब आप लिखते हैं तो विस्तृत रूप से लिखते हैं, और जब अनुच्छेद लेखन आप करते हैं तो सीमित शब्दों के साथ अनुच्छेद लेखन किया जाता है। फिर भी निबंध और अनुच्छेद में पर्याप्त अंतर होता है। आइए अंतर देखते हैं, निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में क्या होता है। निबंध में किसी विषय को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में निबंध का सार लिखा जाता है। निबंध के हर एक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद में केवल एक ही अनुच्छेद में सब कुछ लिखना होता है। निबंध में उदाहरण, सूक्तियां, उद्धरण आदि का समावेश होता है, पर अनुच्छेद में प्राय ऐसा कुछ नहीं होता। निबंध में शब्दों की संख्या अनुच्छेद से कहीं अधिक होती है। तो ये कुछ बातें थी जो निबंध लेखन करते समय और अनुच्छेद लेखन करते समय आपको ध्यान रखनी है कि जो अनुच्छेद लेखन है वो निबंध लेखन से छोटा होता है, संक्षिप्त होता है। उसमें सूक्ति इत्यादि का प्रयोग, छंद और कविता इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए अब देखते हैं, अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखिए। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, इस विषय के बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, मुख्य विषय से हटकर कुछ भी न लिखा जाए। जो आपका विषय निर्धारित है उससे हटकर आप कुछ न लिखें। उसी पर आधारित अपने अनुच्छेद की रूपरेखा तैयार करें और उसी विषय पर लिखें। इसमें उदाहरण या दृष्टांत नहीं दिए जाते। जब अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें उदाहरण या दृष्टांत आदि का समावेश नहीं किया जाता, अर्थात वह सामान्य शब्दों में सामान्य रूप से लिखा जाता है। सीधे विषय से संबंधित बातों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो आपका विषय है उससे संबंधित आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। भूमिका या उपसंहार नहीं लिखना चाहिए। इसमें जब अनुच्छेद की रचना हम करते हैं तो उसमें हमें भूमिका और उपसंहार का समावेश नहीं करना चाहिए, इत्यादि विषय को नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो अनुच्छेद, जब आप अनुच्छेद लेखन करें तो जो शब्द सीमा आपको दी गई है उसके अनुरूप ही अनुच्छेद लेखन करें। अगर आप उसको विस्तृत रूप देंगे तो वह आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपको जो नंबर है वो अनुच्छेद लेखन के शब्दों के आधार पर ही दिए जाते हैं। आगे देखिए, भाषा और भाव रोचक हो एवं वाक्य छोटे व आपस में जुड़े हो। जो जब आप अनुच्छेद लेखन करें तो सरल सहज भाषा का प्रयोग करें, ताकि जो आपकी बात है वह स्पष्ट हो सके। आइए अब उदाहरणों के द्वारा अनुच्छेद लेखन समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है पुस्तकालय। पुस्तकालय पर आधारित अनुच्छेद लेखन अब हम देखते हैं। कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। पुस्तकालय का आशय, साक्षरता बढ़ाने में पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय की सदस्यता का लाभ, अवकाश के समय का सदुपयोग, पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालयों का हमारे जीवन में महत्व।
तो ये कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, इनको आधार बनाकर यहाँ अनुच्छेद लेखन किस प्रकार अब हम करेंगे देखते हैं। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक जमा आल्य, जिसका अर्थ है पुस्तक का घर। पुस्तक तो आप देख ही पा रहे हैं शब्द, और आल्य का अर्थ होता है घर, तो इसका अर्थ हो गया पुस्तकों का घर। ज्ञान का प्रसार करने और साक्षरता बढ़ाने में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुस्तकालय में हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध रहती है। प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकें खरीदने में समर्थ नहीं होता, साथ ही एक विषय की अनेक पुस्तकें खरीदना भी हर एक के बस की बात नहीं है। परंतु पुस्तकालयों की सदस्यता प्राप्त करके अनेक बहुमूल्य तथा दुर्लभ पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, पुस्तकालय की जब आप सदस्य ले लेते हैं तो पुस्तकालय के अंदर अनेक पुस्तकें रखी होती है, तो आप जिस भी विषय से संबंधित अध्ययन करना चाहते हैं तो आप उससे संबंधित एक के बजाय वहां पर अनेक पुस्तकें देख सकते हैं और उनमें सबसे उत्तम पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। साथ में अगर और भी सामग्री आप देखना चाहें तो अन्य पुस्तकों को भी आप संदर्भ रूप में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय अपना ज्ञान वर्धन करने के इच्छुक तथा शोध करने वालों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जो शोध कार्य करते हैं उन्हें एक विषय से संबंधित अनेक जानकारियां एकत्रित करनी होती है ताकि वे अपने शोध कार्य को और भी उत्तम बना सके। इसलिए पुस्तकालय ही एकमात्र उनका सहारा होता है जहां से वो एक विषय से संबंधित अनेक पुस्तकें प्राप्त करके उनसे संदर्भ ले सकते हैं। पुस्तकालय से ज्ञान वर्धन तो होता ही है, साथ ही अवकाश के समय का सदुपयोग भी होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अवकाश के समय, आजकल तो फोन का प्रयोग अत्यधिक हो गया है, लेकिन जो पुस्तकालय है वह हमें अनेक प्रकार की पठन सामग्री उपलब्ध कराता है जो जानकारी से भरपूर होती है। हमें समय का सदुपयोग करने के लिए प्रतिदिन पुस्तकालय में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए और पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति अपने अवकाश के समय पुस्तकालय में बैठकर अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ता है। जो इच्छुक होते हैं वो पुस्तकालय में जाते हैं और अपने रुचि से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन वहां बैठ के कर सकते हैं। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। संस्थाओं के पुस्तकालय जैसे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों के, या सार्वजनिक पुस्तकालय जैसे सरकार या किसी संस्था द्वारा चलाए जाने वाले निजी पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय दो प्रकार के हुए। एक तो निजी पुस्तकालय होते हैं जो आपके स्कूल में भी होगा या आसपास के विश्वविद्यालय आदि में ये होते हैं, और दूसरे होते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर अध्ययन कर सकता है। आजकल तो चलते फिरते पुस्तकालयों का भी प्रचलन शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय आजकल चलन में आ गए हैं जो अनेक प्रकार के वाहन में ही पुस्तकें रख ली जाती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक गंतव्य मार्गों के द्वारा ले जाया जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम पुस्तकालयों से पूरा लाभ उठाएं। देखिए, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, एकत्रित करें, ताकि वह हमें भविष्य में काम आए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपयोगी कोई साधन अगर उपलब्ध है तो वह पुस्तकें ही है। तो इसलिए हमें पुस्तकालय में जाना चाहिए और बैठकर अध्ययन करना चाहिए। आगे देखिए, अगला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जीवन संग्राम। तो इस पर जब अनुच्छेद लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। किसी ने सच कहा है कि संसार फूलों की नहीं कांटों की सैया है। जीवन एक संग्राम है, इसमें वे लोग ही विजय प्राप्त करते हैं जो संतोष, धैर्य, बुद्धि और वीरता से काम लेते हैं। देखिए,
जो जीवन है वह क्या कहा गया है? संग्राम कहा गया है, क्योंकि जब तक हम जीते हैं हम कुछ ना कुछ सहन करते हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं जो है जीवन में आती है और इनका सामना वे लोग सबसे अच्छे रूप में करते हैं जिनमें संतोष, धैर्य, बुद्धि और वीरता होती है। बहुत से लोग आजकल अनेक प्रकार से आप देख रहते होंगे, खबरें सुनते होंगे कि थोड़ा सा प्रेशर आया और आत्महत्या इत्यादि कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमें जीवन में संतोष, धैर्य, बुद्धि और वीरता से काम लेना चाहिए। आगे देखिए, जीवन में पग पग पर कठिनाइयाँ और बाधाएं आती रहती है। ठीक है, यह सामान्य बात है। आप जब तक जिएंगे किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना आप करेंगे। ठीक है, उससे टक्कर लेकर सफलता प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है। बहुत से लोग कठिनाइयों और बाधाओं को देखकर हिम्मत हार बैठते हैं। ठीक है, जीवन में थोड़ी सी परेशानी, समस्या आई तो अपनी हिम्मत हार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर समस्या का डटकर सामना करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विपत्ति, कठिनाई तथा बाधा का डटकर मुकाबला करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? जो जीवन में संतोष, धैर्य, बुद्धि और वीरता का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, वे संघर्ष को ही जीवन मानते हैं। वे लोग क्या करते हैं? संघर्ष को ही अपना जीवन मानते हैं। सुख दुख को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करने में जुटे रहते हैं। वे कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न में आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे लोग ही जीवन संग्राम में सफल तथा विजय होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में संतोष, धैर्य और बुद्धि, वीरता का प्रयोग करते हुए ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करेंगे। अगला देखिए, अगला जो उदाहरण दिया गया है वह है चरित्र। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि मनुष्य का धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि उसका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, परंतु यदि उसका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र धन ही सबसे बड़ा धन है। जीवन के समस्त ऐश्वर्य, सुख तथा उन्नति का आधार चरित्र ही होता है। यदि हम सच्चरित्र हैं तो संसार के समस्त वैभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति चरित्रहीन है तो वह अपने बल, बुद्धि, वैभव आदि को अपने हाथों से खो बैठता है। ठीक है, चरित्र का हमारे जीवन में इतना महत्व है। हमें हमेशा चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति संसार में बल, बुद्धि और वैभव खो देता है। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए बच्चों? सच्चरित्र। सच्चरित्र व्यक्ति अपने समाज तथा अपने राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध होता है। सच्चरित्र व्यक्ति से ही देश की उन्नति होती है। चरित्रवान व्यक्ति अपने सुकर्मों से इसी पृथ्वी को स्वर्ग तुल्य बना देता है। ठीक है, हम कहते हैं मरणोपरांत स्वर्ग मिलता है, लेकिन यदि चरित्रवान व्यक्ति है तो वह पृथ्वी को ही स्वर्ग तुल्य बना देता है, पृथ्वी को स्वर्ग के समान बना देता है। चरित्र निर्माण के लिए सत्संगति तथा सुशिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, चरित्र निर्माण के लिए जब आपको चरित्रवान बनना है तो सत्संगति करनी होगी, अर्थात अच्छे लोगों के साथ में रहना होगा, और सुशिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा अध्ययन आपको करना होगा। सत्यनिष्ठा, उदारता, विनम्रता, परोपकार, अनुशासन जैसे अनेक गुणों से ही चरित्र का निर्माण होता है। देखिए, सत्यनिष्ठा अर्थात आप सत्य पर निष्ठ रहे, सत्य का ही पालन करें।
उदारता हो आप में, उदार अर्थात दूसरों की भलाई करे, दूसरों के लिए अच्छे काम करे। विनम्रता हो, दूसरों के लिए दया भाव आपके मन में हो। परोपकार करे, दूसरों की समस्याओं के लिए आप समाधान उपलब्ध कराएं। अनुशासन में जीवन जिए, तो फिर आप क्या है, चरित्रवान व्यक्ति बन सकते हैं। चरित्रवान व्यक्ति जन जन की प्रेरणा के स्रोत भी होते हैं। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वह जन जन की प्रेरणा का स्रोत होता है। अनेक महापुरुषों के उज्जवल चरित्र युगों युगों तक मानव को प्रेरणा देते रहे हैं। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम चरित्रवान बने। ठीक है, देखिए जो चरित्रवान व्यक्ति थे, जैसे कि विवेकानंद देख लीजिए, महात्मा गांधी देख लीजिए, तो उनको हम आज तक याद करते हैं। किस कारण से? उनके सच्चरित्र के कारण से। तो हमें भी चरित्रवान व्यक्ति बनना है ताकि लोग हमें युगों युगों तक याद रख सके। इसी के साथ जो आज की कक्षा थी अनुच्छेद लेखन, यह समाप्त करते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया को अच्छे से समझा। अगर कुछ समझ ना आए तो फिर से वीडियो को चलाएं, दोबारा से देखें। इस प्रकार से कुछ विषय आप ले, उन पर अनुच्छेद लेखन करें ताकि आप भी इस विषय में पारंगत हो सके। आशा करता हूँ जो आज का विषय था वह आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी कामना के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जल्दी एक नए विषय के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में हम लोग।